हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं महादेव मैदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। मैंने कल से दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया किताब रीड करना चालू किया है। उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। उसके लेखक है लुइस एल हे। और कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। आज मैं एक्चुअल फर्स्ट चैप्टर चालू किया है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि जो भी हम करते हैं भुगतते हैं और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है जिसमें मुझे विश्वास है, बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति जिसमें मैं शामिल हूँ अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज़ के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। इसमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं। और दूसरा कथन है, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करना चाहता है। तो हम दोनों प्रकार से सोच सकते हैं। पहला विचार है, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और दूसरा कथन है, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करना चाहता है। तो इसमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। तो दूसरा एक विचार बताया है लेखिका ने। वो बताती है, हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं हमारा अवचेतन मन, मतलब हमारे माइंड में दो प्रकार के मन रहते हैं। एक सामने से विचार करने वाला और दूसरा अवचेतन मन, मतलब हमारे दिमाग में और एक मन रहता है, उसको अवचेतन बोलते हैं। मतलब सोने के बाद उसका कार्य चालू रहता है, उसको अवचेतन मन बोलते हैं। तो हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूँ वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प है। जब हम यह जान जाते हैं तो लोग मेरे पीछे पड़े हैं की अपेक्षा हर कोई हमेशा मदद करना चाहता है का विकल्प सुनना सही होगा। अभी दूसरा विचार लेखिका बताती है, शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती। वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। फिर वह हमारे विचार को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन यदि मैं उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूँ कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ, और इस नए विचार पर कायम रहूँ तथा उसे बार बार स्वीकार करूँ, तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी।
तो ये सच होता है दोस्तों, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ब्रह्मांड भी वैसा ही हमें शक्ति देता है। अभी दूसरा विचार, उसके आगे का विचार लेखिका ने बताया है, हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहरने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर न रखें। आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला, इसका अर्थ है कि आपने आपके जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। पुरुष रोते नहीं, महिलाएं पैसा नहीं संभाल सकती। जीवन के लिए कितने संकुचित विचार है ये। अभी अगला विचार लेखिका ने बताया है, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं के रखते हैं। इस प्रकार हमें अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत दुखी है, भयभीत है, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो अपने आप में बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है, यदि मुझसे गुस्सा आता है तो मैं बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। आगे का विचार लेखिका ने बताया है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनर्निरीक्षण करते हैं। यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यही वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारे माँ बाप के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा? तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं? आगे का विचार लेखिका ने बताया है, फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करे, तो उनके लिए खुद को खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हो तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और शक्ति कहाँ से आई है। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे।
मैं ऐसा मानती हूँ, मतलब आगे का विचार लेखिका है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आम तौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रिरियाते हुए शिकायत करते हैं, अपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उसे इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती है और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए, अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उस अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया क्योंकि वे अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी है या वह हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। तो दोस्तों, इसके आगे का विचार पढ़ेंगे। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने हैं जिन्हें आप कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोचना, विश्वास करना व कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और अगले आने वाले अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक या सकारात्मक। क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दें और सजग हो जाए। अगला विचार लेखिका ने बताया है, हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अपने विषय अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम है। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार न हो तो यह भावना भी नहीं होगी। विचारों को बदला जा सकता है। विचारों को बदले तो यह भावना समाप्त हो जाएगी। ये केवल यह दर्शाने के लिए है कि हम अपने भूत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान क्षण में है। इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं।
मानो अगला विचार है लेखिका का। वो बताती है, मानो या न मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं, ताकि ऐसा न लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं। लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही किया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार कर दिया है। तो फिर आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने से भी इनकार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जिस किसी को मैं जानती हूँ या जिसके साथ काम किया है, वह किसी न किसी तरह आत्मवंचना और अपराध बोध से ग्रस्त है। हम कितना ज़्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदतर हो जाता है। आत्मवंचना और अपराध बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर पर उतना ही बेहतर होता है। अगला विचार है, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही हम हमेशा कहते हैं और मैं अपेक्षित कार्य नहीं कर सकता या मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते, जोर देते या महसूस करते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन किसके लिए और किसके मानदंडों के अनुसार? यदि यह विचार आपके अंदर अड़िग है, तो आप कैसे एक प्रेममय, आनंदमय, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? किसी न किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विरोध करता है। किसी न किसी तरह सही तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमेशा गलत हो जाता है। लेखिका आगे और एक अच्छा विचार बताती है, मैंने पाया है कि नाराज़गी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। सही है दोस्तों, ये चार बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती है। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभवों के लिए स्वयं को जिम्मेदार न ठहराने से आती है। देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार है, तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है, वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है। मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हमेशा किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप खुद को यह कहता पाए, हर कोई हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कभी मेरी मदद नहीं करता, मुझे पायदान की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो यह आपकी प्रवृत्ति है। आपके अंदर ऐसे विचार है जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप उस तरह नहीं सोचते, तो वे कहीं और जाकर किसी और के साथ ऐसा करेंगे। आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे। कुछ प्रवृत्तियाँ के नतीजे जो शारीरिक स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं इस प्रकार है। लंबे समय से ठहरा असंतोष शरीर को नुकसान पहुंचता है और कैंसर जैसी बीमारी बन जाता है। आलोचना एक स्थायी आदत के रूप में अपनाए तो यह शरीर में आर्थराइटिस को प्रेरित कर सकता है। अपराध बोध हमेशा सजा की तलाश करता है। अपराध बोध हमेशा सज़ा की तलाश करता है और सज़ा से पीड़ा होती है। जब कोई ग्राहक मेरे पास ज़्यादा पीड़ा के साथ आता है, तो मैं जानती हूँ कि उसमें
बहुत सारा अपराध बोध है। भय और उनके कारण उत्पन्न होने वाले तनाव, गंजापन, अल्सर और यहाँ तक कि पैरों में दर्द को जन्म दे सकता है। मैंने पाया है कि क्षमा करने और असंतोष को बहा देने से कैंसर तक ठीक हो जाता है, कैंसर तक ठीक हो सकता है। शायद मेरी बात बड़ी सरल एवं अपरिपक्व लगती हो, लेकिन मैंने इसका प्रभाव देखा और अनुभव किया। तो लेखिका ने अगला विचार बता दिया है, हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अतीत मतलब भूतकाल। अतीत बीतकर समाप्त हो गया है, हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं क्योंकि अतीत में काफ़ी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। गहरे असंतोष की प्रवृत्ति वाले लोगों से मैं अक्सर कहती हूँ, कृपया असंतोष को कम करना शुरू करें। अब वह अपेक्षाकृत आसान है। किसी सर्जन के छुरे के नीचे या मृत्युशैया तक पहुँचने के खतरे का इंतज़ार न करें। जब आपको डर से आमना सामना करना पड़ता है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं, तो अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हमें पहले ही डर को समाप्त करने पर समय लगाना होगा। यदि हम यह विश्वास चाहते हैं कि हम असह्य पीड़ित हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रह्मांड भी इस विषय में हमारा साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर है कि हम इन मूर्खतापूर्ण पुराने नकारात्मक विचारों व विश्वासों को छोड़ दें जो हमारी मदद नहीं करते और विकास की ओर नहीं ले जाते। यहाँ तक कि ईश्वर का प्रारूप भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ नहीं। अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। ये एक लेखिका का अगला विचार है। हमें अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमें क्षमा करने न आए और हो सकता है कि हम क्षमा न करना चाहते हो, लेकिन हमारा यह कहना है कि हम क्षमा करने को तैयार है। स्वस्थ करने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है, स्वस्थ करने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और हर किसी को क्षमा कर दें। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था वैसा रूप न होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मुक्त करता हूँ। यह निश्चय हमें मुक्त कर देता है। सभी रोग क्षमा न करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम खुद को भी क्षमा करते हैं, दूसरे लोगों को भी क्षमा करते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। किसी के बारे में हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता, तो हम किसी के बारे में कुछ भी जज नहीं करते, तो हमारा मन एकदम आनंददायी और प्रसन्न रहता है। तो लेखिका ने भी यही कहा है, सभी रोग क्षमा न करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। ये जो पाठ है मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि आधा अगर मैं पढ़ता तो आपको उतना समझ में नहीं आता दोस्तों, इसके लिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। सभी रोग क्षमा न करने के कारण से उत्पन्न होते। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें अपने दिल में झांककर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग क्षमा न करने की एक स्थिति से उभरते हैं
और जब भी हम बीमार होते हैं हमें आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। मैं उस विचार में यह जोड़ना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की ज़रूरत आपको सबसे अधिक है। क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। इसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि बस उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि कैसे क्षमा करना है। हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। कैसे करना है कि चिंता ब्रह्मांड स्वयं कर लेगा। हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए यह समझाना कितना कठिन है कि जिन लोगों को माफ़ करने की बहुत अधिक आवश्यकता है या आवश्यकता थी वे भी पीड़ा में थे। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी और ज्ञान था उसके अनुसार वे सबसे अच्छा कर रहे थे। जब लोग मेरे पास कोई समस्या लेकर आते हैं तो मैं ध्यान नहीं देता कि वह क्या है। खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, असंतोषजनक संबंध या दमित रचनात्मकता। मैं केवल एक चीज़ पर हमेशा ध्यान देती हूँ और वो है खुद से प्रेम करना। लेखिका क्या बोलती है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं केवल एक चीज़ पर हमेशा ध्यान देती हूँ और वे खुद से प्रेम करना। मैंने पाया कि जब हम अपने आप को जैसे है वैसे रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनना, भरोसा करना, योग्य बनना तथा स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा, आपके जीवन में अधिक स्नेहिल रिश्तों को जन्म देगा, नए कार्य और जीने का यह नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा। यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे न तो अपने साथ न ही दूसरे का गलत करते हैं। मतलब वो कभी गलत नहीं करेंगे दूसरे के साथ। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजियाँ है। मेरे लिए खुद से प्रेम करना किसी भी चीज़ के लिए कभी भी खुद की आलोचना न करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकलने में मदद करना। याद रखिए दोस्तों, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो दोस्तों, अभी तक मैं जब से रीडिंग कर रहा हूँ इतना बड़ा मतलब आधा घंटे का वीडियो कभी नहीं बनाया। थोड़ा थोड़ा बनाता था लेकिन मैं ये चैप्टर कंप्लीट किया क्योंकि एक बार हम अगर चैप्टर चालू कर देते तो वो एक लिंक बन जाता है। तो थोड़ा पढ़ने जैसा कोई नहीं था। अगर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था तो आपके ध्यान में नहीं आता था। इसके लिए दोस्तों मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ दिया
तो गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, कल मिलेंगे।